ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे। आज दोबारा से टॉपिक चल रहा था हमारा कौन सा बेटा, AS19 अकाउंटिंग फॉर लीज। चलो जी, क्या बताया मैंने आपको अभी तक AS19 के बारे में? मैंने ये बताया लीज का मतलब सरल शब्दों में बात करें तो रेंट एग्रीमेंट होता है, और जब रेंट एग्रीमेंट है तो एक पार्टी की इनकम होगी और एक का एक्सपेंस होगा। नहीं, आज की जो रीडिंग है उसमें फर्स्ट रीडिंग में हाँ तो मत कराओ तो मैंने हल लगाई। आप ये कर दो, आप ये सुन हाँ ठीक, बोल दिए जी। तो लीज का मतलब तो सरल शब्दों में बात करें तो लीज का मतलब यानी रेंट एग्रीमेंट। तो सर रेंट की एंट्री तो हमें आती है, जो पार्टी रेंट देगी वो एंट्री करेगी रेंट टू लैंडलॉर्ड, जिसको मिलेगा उसकी इनकम हो गई, वो क्रेडिट कर देगा। इसमें क्या ही बड़ी बात है। तो एएस ने कहा इसमें एक विचित्र बात है, कई बार जो ट्रांजैक्शंस हमें रेंट की लगती हैं। अच्छा, रेंट और लीज में फर्क क्या था? एक्सटेंडेड वर्जन है रेंट का, ठीक, बड़ा वर्जन है। जब हम बड़े परव्यू में बात करते हैं तो उसे लीज बोलेंगे। 20 साल 25 साल। रेंट एग्रीमेंट कितने का होता है? 11 महीने का। लेकिन सरल शब्दों में ही बात कर रहे हैं फिलहाल। तो मैंने क्या कहा कि भाई कई बार एएस बोल रहा है कि जो ट्रांजैक्शन आपको देखने में रेंट की लग रही है वो एक्चुअल में रेंट की है ही नहीं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एएस ने बोला तवज्जो दी किस चीज को? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये सब्सटेंस का मतलब क्या है इसमें? बोलो बेटा, क्या बताया था? रियलिटी। और फॉर्म का मतलब क्या है बेटा? लीगल फॉर्म। तो एएस इज, ये जो AS19 बना वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से कि भाई हम हमेशा रियलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, किसके मुकाबले? लीगल फॉर्म। ऑल्दो लीगल फॉर्म तो रेंट की ही है, लीज की ही है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में ये रेंट एग्रीमेंट नहीं है, ये खरीद बेच हुई है। याद आया एग्जाम्पल? तो हमने कन्वर्ट क्यों किया था रेंट में से? एक एग्जाम्पल बताया था मैंने कि भाई अगर मैं रेंट पर दूंगा तो पोजीशन मेरे पास रहेगा, कल को रेंट नहीं देगा तो उठाना आसान हो जाएगा। अगर मैंने बेच दिया और किस्तों पे पैसा लूंगा तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिकवरी करने में दिक्कत आ सकती है। ये वन ऑफ द रीजन था। खैर, तो इसी बेसिस पर मैंने क्या कहा? मैंने कहा लीज हो सकती है यानी अब दो प्रकार की। मैंने क्या AS19 ने कहा बेटा कौन कौन सी होंगी? या तो होगी फाइनेंस लीज या होगी ऑपरेटिंग लीज। तो मैंने पूछा जी किसे फाइनेंस कहेंगे, किसे ऑपरेटिंग कहेंगे? एएस ने कहा कि जो फाइनेंस नहीं होगी वो ऑपरेटिंग हो जाएगी, ठीक। और फाइनेंस किसे कहेंगे? 5 इंडिकेटर्स थे, याद आ रहे हैं? अगर वो पांचों आपको इंडिकेटर्स, संकेत नजर आए कोई भी एक, तो उसे फाइनेंस लीज मान लेना। फाइनेंस लीज का मतलब क्या है? सरल शब्दों में बताओ फटाफट से। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मैंने एसेट बेच दी, उधार पर बेची है। बोलो बेटा, यही तो मतलब है। यहां पर एज गुड एज खरीद बेच का काम होगा, और यहां क्या होगा? एज गुड एज ऑर्डिनरी रेंट ट्रांजैक्शन होगी। क्लियर है? बस इतना बताया था। अच्छा, जरा एक बात और बात कर लेते हैं। जरा बताना मुझे, अगर फाइनेंस लीज हो, इसके ऊपर काम आज करना है वैसे मुझे अभी। फाइनेंस लीज हो तो जरा बताना क्या एंट्री होंगी इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड इन द बुक्स ऑफ लेसी। बेटा बताना क्या एंट्री करोगे फटाफट से, कुछ आइडिया थोड़ा सा मुझे, फिर उन्हीं को हम और आज पॉलिश कर देंगे ठीक से।
बताओ लेसर क्या करेगा पहली एंट्री? हाँ जी, लेसी अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा, एसेट अकाउंट। एसेट कर लो या कहो तो सेल कर दूं इसे। बताओ ये दोनों कब आएंगे, फटाफट बताओ। अरे बोलो, ये सेल कब लिखूंगा और एसेट कब लिखूंगा? भाई अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, स्टॉक है मेरा, वो मशीन आपके लिए एसेट हो सकती है, मेरे लिए तो स्टॉक है, तो मैं सेल लिखूंगा। बोलो बेटा, तो यानी यहां मैंने बेचने की ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी। ऑल्दो हो क्या रहा था, मैंने किराए पर दी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं फर्जी है बात, ये लीगल फॉर्म जरूर किराए की है, रियलिटी क्या है, खरीद बेच। अगली एंट्री कराओ बेटा, बोलो क्या होगा? ईयर 1 के एंड पर उधार एसेट बेची थी, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या एंट्री करूं? लेसी टू इंटरेस्ट या फाइनेंस इनकम, शायद मैंने बता दिया था आपको। अगली एंट्री बताना बेटा, पेमेंट कर दें, सॉरी पेमेंट मिल जाएगा, अब किस्त आ गई। और फिर क्या करें बेटा? इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएन, गलत कर दी, इंटरेस्ट डेबिट टू पीएनएल। बोलो बेटा, और लास्ट एंट्री बताना बेटा, डेप्रीसिएशन की। मैं ओनर में ही हूं, कागजों में ही ओनर रह गए आप, बस कागजों में ही ओनर हैं आप, लेकिन आपने वैसे बेच। बोलो बेटा ठीक है। चलो आगे, लेसी बताओ बेटा क्या एंट्री करेगा? यही सब मेरे को ठीक रिफाइन करनी है बस, इसलिए थोड़ा बेसिक आइडिया दिमाग में सेट हो जाए, इसी को मैं फिर आगे लेके चलूंगा आज। बताना लेसी क्या करेगा एंट्री? एसेट डेबिट टू लेसर। अच्छा, उसके बाद क्या एंट्री होगी? ईयर 1 के एंड पर, हाँ जी, इंटरेस्ट देगा ये, इंटरेस्ट टू लेसर, पूरे साल का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। फिर बताना बेटा, लेसर को किस्त देनी पड़ेगी, लेसर टू बैंक, जिसे हम लीज रेंटल बोल रहे थे। और बताओ बेटा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पेड टू पीएनएल। बेटा ठीक है, कुछ और करवाओगे क्या? हाँ, डिप्रीसिएशन लगेगा, बिल्कुल ठीक। किस पर? जो एसेट मैं लेकर आया। सर बड़ी अजीब सी बात है, वैसे मालिक तो मैं हूं नहीं एसेट का, कोई बात नहीं, हम उसे मालिक ही मानेंगे आपको। डिप्रीसिएशन टू एसेट। और लास्ट एंट्री बेटा, पीएनएल टू डिप्रीसिएशन। वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हम कर रहे हैं, ये काफी कुछ है करने के लिए इसमें। अच्छा, जरा मदद करवाना बेटा, ऑपरेटिंग में क्या करोगे अगर करोगे तो? इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड इन द बुक्स ऑफ लेसी। खरीद बेच की एंट्री कर ले पहले तो। क्यों करेंगे भाई? सिंपल रेंट की एंट्री होगी। ईयर 1 के एंड पर बताओ क्या एंट्री कर दूं यहां पर? लेसी टू लीज रेंटल्स। बोलो बेटा, अरे बोलो। और यहां क्या एंट्री होगी? लीज रेंटल्स टू लेसर। अगली एंट्री बताना बेटा, बोलो बेटा, पहले रिसीव ना कर लें। बैंक टू लेसी, बेटा रेंट ड्यू करा, रेंट मिल गया, और फिर रेंट ट्रांसफर टू पीएनएल, इनकम हो गई। क्या कोई भी दिक्कत है? डेप्रीसिएशन कहाँ लगेगा? वही लेसी की किताब में लगेगा, और क्या लेसी की किताब में लगेगा। बेटा ओनर कौन है? डेप्रीसिएशन टू एसेट। और दूसरी एंट्री पीएनएल टू डेप्रीसिएशन। क्या कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है क्या यहां पर? बोलो बेटा, नहीं हो रही सर। तो मेरा पहला उद्देश्य तो यही था कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, कम से कम एंट्रियों से ना जूझना पड़े आपको। ठीक, अब मैं टर्म्स में लेकर चलूंगा आपको, ठीक, अमाउंट में लेकर चलूंगा
कि किस किस अमाउंट पर क्या क्या बुक होगा, ठीक, उस सब की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। ठीक, तो शुरू कर लें बेटा आज की क्लास। बोलो बेटा, ये मानते हुए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में सेट हो गई है, आगे की बात करना शुरू कर रहे हैं। हमने क्या किया था आखिरी क्लास में, जाते जरा बताओ मुझे एक बार। हमने शायद टर्म टाइप्स ऑफ लीज लिखी थी ना। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सुनो पहले मेरी बात। नाउ कमिंग ऑन टू फाइनेंस लीज। अब हम फाइनेंस लीज की बात करने वाले हैं सिर्फ, ऑपरेटिंग लीज बाद में जाकर काम करेंगे उसके ऊपर। सुनिए ध्यान से, टाइम लगेगा मेरे को, ध्यान से सुनते जाइए, फिर कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके एग्जाम्पल लिखाकर। तय हुआ कि अभी फाइनेंस लीज है, ये तो तय है बात, वो कोई 5 इंडिकेटर में से कोई एक इंडिकेटर मिल गया होगा जिसके चलते मैंने ये तय कर लिया कि यस इट इज अ केस ऑफ फाइनेंस लीज। और मेरे दिमाग में एक बात और भी क्लियर है कि फाइनेंस लीज अगर है तो एंट्रियां कुछ ऐसी होंगी। बोलो बेटा, एंट्रियां कुछ ऐसी होंगी, नाम कुछ हेडिंग वेडिंग चेंज कर दूंगा अकाउंट्स की AS 19 के मुताबिक, वो अलग बात है। बेटे बात बोल देना वापस से, लाइट चली गई है। अकाउंट्स की मैं लेजर अकाउंट्स के नाम चेंज कर दूंगा, वो जरूर अलग बात है, लेकिन एंट्रियां कुछ इस प्रकार की होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? ठीक, अब आपको क्या बताना है, आपको सबसे पहले तो ये अमाउंट रिकॉर्ड करना है। बोलो हाँ। एसेट कितने पर रिकॉर्ड करें? बोलो बेटा। उसके बाद जो किश्त होंगी, इसके बाद जो किश्त होंगी, ये इसमें कितना इंटरेस्ट है वो तय करना है, और फिर ट्रांसफर टू P&L। तो बड़ी सारी अमाउंट्स को लेकर भी चर्चा होनी है। अब आप समझिए मेरे साथ साथ और जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। केस तैयार कर रहा हूं मैं। यहां पर क्या हुआ, एक एसेट वॉज गिवन ऑन लीज, क्लियरली इट वॉज एन ऑपरेटिंग लीज, और ये दी मैंने 4 साल के लिए, 1 2 3 4। लीज रेंट तय हुआ था 1 लाख रुपए का। 1 लाख यहां मिलेंगे, 1 लाख यहां मिलेंगे, 1 लाख यहां मिलेंगे, और 1 लाख यहां मिलेंगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड लीज रेंटल्स। क्या कहेंगे इन्हें? लीज रेंट तय हुआ 1-1 लाख रुपए का 4 साल के लिए। मैंने आपसे कहा भाई ऐसा है, 4 साल के लिए आपको लीज रेंट देना होगा मुझे 4 लाख रुपया। ठीक, 1-1 लाख रुपया, और 4 साल बाद ये एसेट खराब हो जाएगी। बोलो बेटा, ये एसेट खराब हो जाएगी तो मैं कबाड़ी को बेचूंगा ऐसे, इसकी रेजिडुअल वैल्यू, इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो रेजिडुअल वैल्यू मेरे हिसाब, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, रेजिडुअल वैल्यू मेरे हिसाब से 40,000 रुपए है। 40,000 रुपए है। जब आप मेरे से मशीन लेने आए तो मैंने क्या कहा कि भाई 1-1 लाख रुपए तो 4 साल तक दे देना, और 4 साल बाद ये कबाड़ी को बिक जाएगी, 40,000 मुझे वहां से मिल जाएंगे। आपने झट से कहा सर 40 ना, 40 तो पता नहीं, लेकिन चलो 25,000 तो हम दे देंगे आपको।
आपने रेजिडुअल वैल्यू गारंटी दे दी मुझे। मेरे दिमाग में 40 की चल रही है फिगर कि 40 की बेच दूंगा कबाड़ी को, लेकिन आपने कहा सर एक काम करो 25 तो हम ही दे देंगे, अगर आप हमें ही देना चाहो तो 25,000 तो हम दे देंगे। क्या हो गई ये, क्या हो गई बेटा मेरे पास ये हो गई GRV। कितनी बेटा, 25,000। GRV की फुल फॉर्म बताना, अरे बोलो, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। क्लियर है बात। और बाकी क्या बची इसका मतलब फिर UGRV कितना हो गया, 15,000। नाउ व्हाट इज दिस, पढ़ना फुल फॉर्म इसकी, अनरेंट। गारंटी नहीं है इसकी, लग रहा है मुझे 15,000 रुपए शायद थर्ड पार्टी से फालतू मिल जाएंगे। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक, तो ये क्या हो गए, ये हो गए लीज रेंटल्स। इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 40,000, और 40 में से कुछ गारंटीड है। ये गारंटी कौन देगा, लेसी देगा। बेटा बोलो, और ये अनगारंटीड कहां से आएगी, थर्ड पार्टी से आएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो बेटा। अब मैं एक वर्ड और लेकर आ रहा हूं, या उस वर्ड को लाने से पहले मुझे ये बताओ कि मुझे जो पहली एंट्री करनी है, लेसर को जो पहली एंट्री करनी है, क्या एंट्री थी भूल गया मैं, या लेसी को जो पहली एंट्री करनी है, हाँ जी भूल गया क्या एंट्री थी, लेसी अकाउंट डेबिट। लेसी को बताओ क्या एंट्री करनी है, चलो, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। अमाउंट की दिक्कत आती है कि नहीं आती है, अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना लिखे हैं। मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, मुझे ये बताओ अमाउंट कितना आना चाहिए। आप बोलो, आपकी गलती निकालूंगा मैं फिर, और फिर बताऊंगा सही क्या होना चाहिए, तभी समझ में आएगा आपको। बताओ मुझे क्या पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं, मेरा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, वैल्यू ऑफ एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लेसी। समझ में आ रही हिंदी की नहीं आ रही समझ में, मैं इसकी बात कर रहा हूं। लेसी एसेट को अपनी किताबों में कितने पर दिखाएगा। एक बात क्लियर हो चुकी है कि ये रेंट एग्रीमेंट नहीं है, खरीद बेच की ट्रांजैक्शन है। अजी ठीक है, खरीद बेच की है, तो अब एंट्री पर आ जाओ ना। एंट्री दिमाग में चल रही है कि नहीं चल रही है? पहले एंट्री लेसी क्या करेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। मुझे बताओ कितने से करेगा, वैल्यू एट विच एसेट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लेसी, कितने में करेगा? हाँ जी 4,25,000 बता रहे हैं। कैसा है ये 4,25,000? 1-1 लाख रुपए की 4 किस्त हो गई, और 25,000 रुपए हाँ गारंटीड अमाउंट है। तो सर 4,25 की एसेट बुक होनी चाहिए। ठीक है, जो आपने बोला 4,25 की होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन आंसर गलत है। अभी मेरी समझ यही काम कर रही है। 4,25 मैंने दिए सर, तो मैं अपनी किताबों में एसेट 4,25 की दिखाऊंगा। लेकिन आप सोचो, अब मैं थॉट प्रोसेस दे रहा हूं आपको। ये जो 1-1 लाख रुपए दिए हैं आपने, इसमें इंटरेस्ट भी तो दिया है, भूल गए? बोलो बेटा, बेटा हाँ बोलो, इंटरेस्ट भी तो है इसके अंदर। तो आप क्या करिएगा, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू ना निकाल लूं? बोलो बेटा, प्रेजेंट वैल्यू हुई तो आएगी। ऐसा समझो, आज लोन लिया, लोन की 1-1 लाख की किस्त है, ये भूल जाते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। 1-1 लाख की किस्त है, तो क्या लोन 4 लाख का होगा? लोन तो कम का होगा ना। तो 1-1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बशर्ते मैं आपको रेट दे दूं। एक प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है, एफएम में सीखी है आपने, मैंने सीए फाउंडेशन में भी सिखाई थी।
मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर में। चलो मैं फिर भी सिखा दूंगा दोबारा से एक बार। इन एनी वेज, इन एनी केस, इन इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो ज्यादा रियलिस्टिक फिगर हो गई कि नहीं हुई वो? हाँ बोलो, ज्यादा रियलिस्टिक हो गई ना। अभी तक आप 425 बोल रहे थे, मैंने कहा देखो 4 लाख बोलना तो गलत है, 4 लाख बोलना तो गलत होगा, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने कहा सर ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं। सर लेकिन वो रेजिडुअल वैल्यू भी तो है। बेटा कितनी है रेजिडुअल वैल्यू जरा बताना, अरे बोलो मुझे ये बताओ। रेजिडु अब बड़ा कॉमन है, आपको समझ में आ चुका है वैसे तो। प्रेजेंट वैल्यू 40,000 की निकालोगे, 25 की निकालोगे, 15 की निकालोगे, क्या करोगे? बोलो बेटा फटाफट से। 25,000 की निकालेंगे। अब तो क्लियर हो गई बात। ये तो आप जो 425 बोल रहे थे, यानी एक बात तो दिमाग में क्लियर है, सर इससे मेरा क्या लेना देना, लेसी का इससे क्या ही लेना देना। बोलो हाँ। तो 4,25,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे बेटा, ठीक। नाउ दीज आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLPs। MLPs क्या होता है? MLPs का मतलब है मिनिमम लीज पेमेंट्स। कैसे आएगा ये कैसे आएगा? ये आएगा टोटल लीज रेंटल्स प्लस GRV। क्या फॉर्मूला रटने की जरूरत है कुछ भी? अरे बोलो। अगर सरल शब्दों में बात करें तो जितने भी लीज रेंटल्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और जो मैंने गारंटी की हुई है रेजिडुअल वैल्यू उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। बस उतने पर एसेट की वैल्यू, नोट मत करो कुछ भी, उतने पर एसेट की वैल्यू बुक कर देंगे। लेसी उतने पर बुक कर देगा। हाँ बोलो ठीक है, बोलो भाई। वो सब मिलाकर, ये सब मिलाकर 4,25,000 था, 425 की प्रेजेंट वैल्यू मान लेते हैं आ गई 2,25,000 रुपए। हिंदी करो, क्या मतलब है इसका? अभी एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे, क्या मतलब है इसका? 225 की हिंदी करो ना। 225 क्या है ये? यानी कुल मिलाकर जितना पेमेंट मैं करने वाला हूं इस एसेट के लिए, लेसी बोल रहा है, मैं कुल मिलाकर जितना पेमेंट करने वाला हूं उसकी आज की वैल्यू 225 है। लेकिन जानते हो इस एसेट की फेयर वैल्यू क्या थी? मार्केट में भाव क्या चल रहा है इसका? वो चल रहा था 2,15,000। नया पॉइंट डाल दिया मैंने। अब कितने पर? अभी तक तो मैं 225 पे करने वाला था, लेकिन मैंने कहा मार्केट में तो भाव 215 ही है इसका, तो अब कितने पर रिकॉर्ड करोगे? 225 या 215? और क्यों? $225 तो जो कुल मिलाकर पेमेंट मैंने किया उसकी आज की वैल्यू 225। अच्छा, मेरी जेब से मतलब 225 जाएंगे कुल मिलाकर, लेकिन मार्केट में भाव इसका 215 ही है, तो कितने पर रिकॉर्ड करूं मैं? अभी 245 की बात भी करूंगा कि मार्केट में भाव 245 है। अरे 245 की बात कर लेते हैं। लो, मार्केट में भाव 245 है। अब बताओ एसेट कितने पर रिकॉर्ड करूं? 225 पर। बढ़िया है, महंगी चीज के लिए कम पेमेंट करना पड़ा, यही तो मतलब हुआ। मैं कुल मिलाकर पेमेंट करूंगा 225 का, कितने का माल आ जाएगा? 245 का। अरे बोलो भाई, तो 225 बुक करेंगे। लेकिन अगर ये 215 होता तो ओहो 225 देने पड़ गए। माल कितने का आया? कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? 215 बुक करो। बोलो बेटा, रूल क्या हो गया?
रूल क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। मैं डिराइव करा रहा हूं सारी चीजें आपसे, मैं लिखवा नहीं रहा, लिखवाऊंगा बाद में अभी, लेकिन ये समझ में आती है बात कि नहीं आती है? एमएलपीज का मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलो। मिनिमम लीज पेमेंट्स। कैसे आएगा वो? टोटल लीज रेंटल्स। अच्छा, टोटल लीज रेंटल्स कैसे आएंगे? अबे टोटल लीज रेंटल कैसे आएंगे नालायक? ये कैसे आएगा? लीज रेंटल इनटू टर्म, यही तो होगा। 1 लाख इंटू 4, 4 लाख प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये एमएलपी आ गया। और एमएलपी की क्या निकालनी है आपको? बेटा क्लियर है बात? और उसको कंपेयर करना है फेयर वैल्यू से, जो भी कम हो उस पर क्या कर देंगे? वैल्यू ऑफ एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ लेसी। बेटा क्लियर है इतनी बात? ठीक है, समझ में आती है बात? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एसेट रिकॉर्ड होगी कितने पर, कितने पर। आई होप लॉजिकली समझ में आती सारी बातें। लिखना शुरू करो, पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे यहीं पर। डालो हेडिंग फाइनेंस लीज। लिख लो, हेडिंग डालो बेटा फाइनेंस लीज। वैल्यू ऑफ एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द books of value of asset to be recognized in the books of lessee। बताना बेटा, फर्स्ट स्टार लगा के सीख रहे हैं। ये क्या एंट्री होगी? एंट्री क्या बताई मैंने आपको? एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसी। अच्छा, अमाउंट में क्या लिख दूं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट क्या क्या हो गया? ओके, लो जी बेटा, आई होप ठीक है। ये इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं, जो वर्ड लिखे हैं मैंने इसमें। लिख लो इसमें ही, हेयर MLPs इज इक्वल टू, बेटा MLPs क्या होंगी जरा बताना। MLPs का मतलब क्या? पहले तो लिख लो, मिनिमम लीज पेमेंट्स। बिल्कुल ठीक। कैसे आएगा ये? टोटल लीज रेंटल्स प्लस जीआरवी। जीआरवी का मतलब क्या है? लिख लो ब्रैकेट में यहीं पर, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये तो हो गई बात जी एमएलपीज को लेकर। टोटल लीज रेंट ये भी लिख लो। अब इसमें अगर टोटल लीज रेंटल निकालना पड़े तो वो कैसे आएगा? लीज रेंटल्स इनटू लीज टर्म।
और लिखो बेटा इसमें अगर आपको निकालनी है GRV तो वो कैसे आएगा, वो आएगा एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ERV माइनस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। बेटा फॉर्मूला समझ में आया क्या लिखा मैंने? गारंटीड कैसे आएगी? टोटल एक्सपेक्टेड 40,000 थे, उसमें से 15 की गारंटी नहीं मिली हुई तो गारंटीड आ जाएगी, बस और कुछ नहीं बताया मैंने खास। सीधी दे सकती हैं या उसका ये 2 फिगर दे दें तो ये निकल जाएगी, और फिर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिएगा। नोट करो से। नोट कर लिया? एक काम करिएगा, अब आप ना आधा एक पेज छोड़ दो। अब मैं कुछ करवाता हूँ आपको थोड़ा सा काम। ये लिख लो पहले एक चीज़ और। चलो डबल हेडिंग इसी में नहीं, इन द बुक्स ऑफ लेसर। हाँ नहीं, वहीं लिखो, इसके नीचे अभी हाथ के आते। ये तो हमने कर लिया। हमने लेसी क्या रिकॉर्ड करेगा एंट्री बेटा? अरे बोल के बताओ, एससी क्या करेगा? एसेट टू लेसर। ठीक बेटा, लेसी क्या एंट्री करेगा अपने यहाँ? एसेट टू लेसर करेगा ना। अब मुझे बताओ कि लेसर क्या अपने यहाँ एंट्री करेगा? हाँ नोट मत करना अभी, क्या करेगा? लेसी अकाउंट डेबिट टू सेल। चलो ठीक है, और ये एंट्री कितने पर होगी? अब देखो बड़ी मजेदार बात है। आज तक हमेशा क्या होता था, जो भी एंट्री आप और मैं कर रहे हैं उसकी अमाउंट तो सेम होती थी ना, चाहे वो हो कितनी भी, 5,000, 10,000, 15,000, जितने की एंट्री मैं करूंगा उतने की ही एंट्री आप भी अपनी किताबों में किया करते थे। इस बार सुनो, ये एंट्री किससे होगी? लेसी अकाउंट डेबिट टू सेल। और ये नोट मत करना कुछ भी अभी, आप बताओ चलो कितने से होनी चाहिए, आप ही बताओ, मैं नहीं बता रहा अभी जी। मेरे एग्जाम्पल में अब ये बताओ लेसर अपनी किताबों में कितने की रिकॉर्ड करेगा? कुछ नॉलेज आपको अब आ चुकी है, वो यूज करके मुझे बताइए, लेसर अपनी किताबों में एंट्री रिकॉर्ड करना चाह रहा है एसेट बेचने की, तो कितने पर रिकॉर्ड करेगा? हाँ 225 कहां से आया ये? 225 बोले सर, 225 पर रिकॉर्ड करेगा। बताओ बेटा फटाफट से। बोल रहे हैं जी 4 लाख और इसकी प्रेजेंट वैल्यू। एग्जैक्टली। अगर लेसर के दृष्टिकोण से सोचो तो उसे तो ये भी मिलेंगे, चाहे वो लेसी दे या कोई और दे, आएंगे तो सारे ही मेरे पास। बोलो बेटा फटाफट से। ठीक, तो फर्क आ गया एंट्री में कि नहीं आया? लेसी ने अपनी किताबों में कितने पर रिकॉर्ड की एसेट? 225 पर रिकॉर्ड की, यानी सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये सब निकाला। हाँ बोलो। इस बार लेसर क्या निकालेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये सब। बेटा हाँ बोलो। दिस इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट का जरा
फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू हो गई। किसकी हुई प्रेजेंट वैल्यू? बोलो बेटा, प्रेजेंट वैल्यू किसकी हुई? प्रेजेंट वैल्यू हो गई किसकी? लीज रेंटल्स प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। ठीक बोल रहा हूं मैं? या ऐसा कह लूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, एक ही तो बात है। बोलो बेटा, या बोल दूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया ये सब लीज रेंटल्स प्लस ईआरवी, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। क्या ये सारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक। अगर मैं बिल्कुल सब भूल जाऊं टर्म्स को, तो एक बात आपको दिमाग में सेट होती है कि नहीं होती है कि लेसर अपनी किताबों में कितने पर दिखाएगा? जितने भी लीज रेंटेंस है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, जितनी भी जीआरवी है उसकी निकाल दो। ये तो लेसी भी करता था, मैं एक काम और एक्स्ट्रा करूंगा, क्या? यूजीआरवी की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाला हूं। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? दैट्स इट, दैट्स इट। ओ फैंसी से शब्दों में लिख लेते हैं इन सब चीजों को, और क्या है, बस लिखो। क्या लिखोगे? पहली एंट्री किससे होगा? ये होगी प्रेजेंट, ये एंट्री किससे होगी? ये होगी विद द नेट इन्वेस्टमेंट। इसको एएस ने नाम दिया। ये एंट्री करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट से, मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आओ अब हेयर समझते हैं। पहला बताना बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे? हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आप जवाब दोगे मुझे, अब बताना फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या रही होंगी। ये सब फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसर चल रहा है। बताओ बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बेटा अब तो बता दो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? हाँ, टोटल बोलो ना, ठीक तो बोल रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? टोटल लीज रेंटल्स प्लस यूजीआरवी प्लस जीआरवी, यही तो है। ये एक काम कर लूं, कहो तो एमएलपीज प्लस यूजीआरवी, क्योंकि मुझे एक चीज तो पहले से ही पता है। क्या पता है बताओ? एमएलपी क्या होता है? टोटल लीज रेंटल्स प्लस, सब वही है भाई। फालतू में इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है इसने, कहां है दिक्कत इसमें? नामों में परेशान ना हो जाओ, इसलिए मैं एंट्री से अमाउंट पर लेकर आ रहा हूं आपको। और सुनो, लॉजिकल, बिल्कुल मैथमेटिक्स है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, क्या मतलब हुआ इसका? टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जी। इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी। टोटल इंटरेस्ट कितना इन्वॉल्व है इसमें? कुल मिलाकर 4,40,000 माइनस 2,25। बोलो बेटा, यही तो है। बाकी सब क्या है? इंटरेस्ट ही तो ले रहे हो फालतू का पैसा। आपने मांगा कितना? 4,40, ठीक, जबकि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी? 2,25। तो फालतू क्यों मांग रहे हो आप? वो इंटरेस्ट के ही तो है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम ही तो है मेरी। फॉर्मूला बना के बताओ, क्या लिखा होगा एएस में फॉर्मूला? हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अरे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट ना बोल दूं? अरे बोलो, सोच लो आराम से। अरे ग्रॉस माइनस नेट इंटरेस्ट ही तो आएगा,
उसमें इंटरेस्ट का ही तो फर्क है बस। नेट क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस है, तो ग्रॉस में से अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस घटा दूंगा तो क्या बचेगा? लिख लो। ये फालतू की बातें की हुई हैं, इसने बतानी पड़ रही है मुझे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, वरना क्वेश्चन में जो फिगर दी हुई है ना, आप तो उससे काम खत्म कर दोगे। अब इतनी समझ आपके अंदर आ गई है। एक और लिखो चीज इसमें, इम्प्लिसिट रेट। ये थोड़ा मेरा मुद्दा है नहीं, ये फाइनेंस एफएम में पढ़ा होगा आपने, लेकिन फिर भी इम्प्लिसिट रेट दैट इज डिस्काउंटेड रेट, जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप रेट यूज करोगे, उस रेट की बात कर रहे हैं। लिख लें इसमें, इट इज द रेट at which it is the rate at which present value of gross investment is equal to fair value of asset। ये क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा अभी, लिख लो फिलहाल। एक एग्जाम्पल के साथ काम करेंगे इसके ऊपर अभी। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होटल के पीछे है, बिल्कुल ऊपर है, सेकंड फ्लोर पर। आप कैसे आएंगे? बस नीचे नीचे नाला वाला खुद रहा है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है आपको। बाद नीचे आके फ़ोन कर लीजिए, हम किसी भेज नहीं आए। ठीक, आ जाओ। लिखो बेटा एग्जाम्पल फटाफट से। अब शुरू करेंगे काम। बस थ्योरी काम मेरा सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन लिखवाना है मुझे, तो एक दो पेज छोड़ दो, चलो बस, है ना। अब लिखो एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल समझेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल बनाया मैंने अपने लिए समझने के लिए सिर्फ। एग्जाम्पल लीज रेंटल्स लिखो। एक एग्जाम्पल से ही सारी बात कर लेंगे कवर। 50,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच ईयर।
एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा यही आपको। लीज टर्म इज लेट्स से 5 years। अच्छा, GRV बेटा समझ में आया? GRV अब क्या है बेटा? हिंदी करो। GRV का मतलब क्या हुआ, क्या रहा होगा ये? अच्छा, लास्ट में जाकर लेसी ने 25 की गारंटी दे रखी है, 25 तो हम दे देंगे। बेटा हिंदी कर पा रहे हो ना? आगे आओ। UGRV 15,000, लेकिन मुझे लग रहा है कुल मिला के 40 मिल जाएंगे। 15 कोई और भी बोल रहा है, तो मतलब कुल मिला के 40 की कोटेशन मुझे लग रही है मिल जाएगी। 40 नहीं भी मिले, 25 तो गारंटीड हैं। 15 हो सकता है एक्स्ट्रा और मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज इक्वल टू, इस एसेट की वैल्यू है आज 2 लाख रुपए। फाइंड इम्प्लिसिट रेट। नोट करो जी, पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल छोटा सा बनाया मैंने, ये एग्जाम में आया हुआ ऐसे, वहां पूरी लैंग्वेज थी, पूरी लैंग्वेज थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैंने समरी बना दी इस क्वेश्चन की बस। जी बताओ प्रॉब्लम क्या है? बड़ा नोट कर लिया सबने? पर रुक जाओ, देखो ध्यान से। कुछ याद है? एफएम में इंटरपोलेशन पढ़ा होगा आपने, इम्प्लिसिट रेट बाय इंटरपोलेशन मेथड। देखो इधर देखो, भूल जाओ, इसके एक्स्ट्रा पैसे जमा कर देना ऑफिस में, ये मेरा काम है नहीं वैसे। सुनो फिर भी, देखो क्या हुआ। यहां पर कुल मिलाकर 5 साल का रेंट तय हुआ था। बोलो बेटा फटाफट से, कितना कितना? 50 50 50 50 50। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है यहां पर? 40। बेटा ठीक बोल रहा हूं। इसमें से गारंटीड कितनी है? 25,000। और अनगारंटीड कितनी है? 15,000। बेटा आई होप ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, लेसर बताओ अपनी किताबों में कितने पर रिकॉर्ड करेगा? सर इन सब की, बोलो कैसे करेगा रिकॉर्ड? सर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। यही तो करोगे बेटा? बेटा हाँ बोलो ना। सर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू लो, इसकी 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 और इसकी इसकी किसकी? इसकी। बेटा यही तो करोगे? बोलो भाई, इन सब की सर प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, उतने पर एसेट रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या प्रॉब्लम है? रेट ही नहीं है, रेट ही नहीं है। तो एएस ने क्या कहा? एक ऐसा रेट निकाल लो जिससे ये प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर आ जाए? बोलो बेटा क्या आ जाए? फेयर वैल्यू के, जो कि कितनी है? जरा इम्प्लिसिट रेट पढ़ो, क्या लिखवाया मैंने उसमें, अब समझ में आएगा। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इट इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट समझ में आता है क्या? बोलो। MLPs प्लस UGRV और प्लस क्यों आएगा नलायक? MLP में आ तो गया GRV। बेटा बोलो, ये एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, तो इसलिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन वर्ड्स में भी खेलना सीख जाओ अब। ठीक, वर्ड्स में भी खेलना सीखो। क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी नेट इन्वेस्टमेंट बोल दें। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, पढ़ो वहां क्या लिखा है भाई? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू 2 लाख है, तो हमें एक ऐसा रेट निकालना है जहां पर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख रुपए आ जाए। यही तो बात हुई। बोलो बेटा क्या करें सर? एक काम करते हैं, कोई तरीका नहीं है इसका, हिट एंड ट्रायल मेथड। 1% ट्राई करते हैं, लेट्स से 10% से ट्राई कर लेते हैं पहले, कितना आ रहा है। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 10% से कितनी आ रही है। फिर कर लेते हैं एक हायर परसेंट से, 16% मान लो, या 15% या कोई और। 1 से कम आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है, तो बीच में कहीं होगा। बोलो बेटा,
भूल जाओ। 10% से प्रेजेंट वैल्यू निकालो, करो काम, करो। 10% पकड़ लेते हैं, तो इसका पता है ना 10 तो आपको। लिखो, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एज्यूम 10% रेट, बताओ फटाफट से अब। ईयर 1 2 3 4 5 और अमाउंट कितना कितना अमाउंट है बेटा? 50,000 50,000 50,000 50,000। यहाँ कितना लिखूं? 90,000। बड़े ठीक लिखा है मैंने। पीवी फैक्टर बताओ कितने होंगे? ये निकालने आते हैं? ये मना मत करना, ये भी नहीं आते। 10% पर कैसे निकालते हैं इसको? 1 डिवाइड बाय 1.1 कितना हुआ? 0 पॉइंट, इसका स्क्वायर कर दो। 0 पॉइंट, इसका क्यूब कर दो। 0.751 की पावर 4 कर दो। 0.683 की पावर 5 कर दो। 0.621 मल्टीप्लाई करो और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। टोटल बताओ कितना आ रहा है मुझे? 10% पर तो ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कितनी आ रही है जरा बताओ? ये एफएम में रटी हुई होंगी आपने वैसे वैल्यू सारी। हाउ मच? टोटल बताओ ना बेटा मुझे, मैं अगला क्या करूंगा जानकर। दो लाख चाहिए मुझे वैल्यू। एक ऐसा रेट ढूंढो जिससे 2 लाख वैल्यू आ जाए। एक ऐसा रेट ढूंढो जिससे 2 लाख वैल्यू आ जाए। 2 लाख 2 लाख देखता हूं भी कितना आपने काम किया हुआ है। 300। भाई 10% रेट तो पिट गया। मुझे वैल्यू कितनी चाहिए यहां पर? 2 लाख। कौन सा रेट ट्राई करूं अब? 8% करूं, इससे कम, या इससे ज्यादा रेट ट्राई करूं? ज्यादा रेट ट्राई होगा। अगर इस रेट को कम करोगे ना तो ये वैल्यू और बढ़ती जाएगी। बोलो बेटा। ठीक, तो ट्राई करो तो कोई दूसरा रेट। कौन सा कर लें? चलो लेट्स ट्राई 14%। करके दिखाओ। एज्यूम 14%। मैंने 14 से ही किया हुआ इसलिए करवा रहा हूं आपको। क्रॉस चेक हो जाएगा, वरना पता नहीं चलेगा आपने गलती कहाँ की है, अगर की है तो। 1 2 3 4 5 50,000 50,000 50,000 50,000 90,000। अच्छा, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो अपने आप 14% पर। फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालो और मुझे तो टोटल निकाल के बता दो। बस इसके बाद एक स्टेप है जो मुझे बताना है। ऐसे फॉर्मूला होता है लेकिन बिना फॉर्मूले के कराऊंगा मैं काम। मैं बिना फॉर्मूले के काम कराऊंगा आपको। इंटरपोलेशन में एक फॉर्मूला बताया हुआ वैसे तो। कितना आ रहा है ये? करो कैलकुलेट, कर लो आराम से।
जी बेटा क्या कर रहे हो? कितना रहे? 1,03,000। एक बात तो तय हो गई, अब बताओ क्या तय हो गई कि परसेंटेज जो होगी वो 10 और 14 के बीच में कहीं होगी। तो क्या ट्राई कर लें अब? 11, 12 या 13 ट्राई कर लें? कर लो, किससे भी आंसर नहीं आएगा। ये किसने कहा कि एग्जैक्ट परसेंटेज ही होगी? 12.29, 12.23 इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। रेंज तो समझ में आ गई चलो मेरे को कि जो परसेंटेज है दैट विल लाई बिटवीन 10 to 14%। तो क्या करेंगे इसमें? क्या होता है तरीका, एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को नहीं बता रहा मैं, फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूं आपको, लॉजिकली समझिए। यूनिटरी मेथड से 10% पर या 2,14,340 वैल्यू है, किस रेट पर बेटा बताना? 14% पर। हाँ बोलो बेटा। 1,92,360 है, कितने परसेंट पर? नहीं गलत लिख दिया क्या? ये 10% पर है और ये 14%। डिफरेंस बताना, 4% का डिफरेंस कितना हुआ? ये 21,980। बोलो बेटा, ध्यान से सोचना अब लॉजिकली, फॉर्मूले में ले जाके इल्झा नहीं रहा मैं आपको। ये वैल्यू 21,980 कम हो, हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं, ये जो वैल्यू है ये 21,980 कम हो जाती है अगर रेट हम 4% कम कर दें तो। यही बोल रहा है हिंदी में, बोलो भाई। और मुझे कम चाहिए कितनी? 14,340 डिफरेंस किस रेट पर आएगा? क्या बता सकते हो यूनिटरी मेथड? 10 सेब 4 रुपए के हैं तो 5 सेब कितने के होंगे? 4% डिवाइड बाय दिस इनटू दिस हो जाएगा कि नहीं होगा? बस क्यों फॉर्मूला रटाऊं मैं आपको, बताओ कितना? 4% डिवाइड बाय 21980 इंटू 14340। हाउ मच? पॉइंट नहीं, परसेंटेज बताओ। इसको 4 पढ़ो सिर्फ आप, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा अपने आप। इसको सिर्फ 4 पढ़ो आप। 2.61%। अब पता नहीं मैंने क्या निकाल दिया, वो खुद समझ नहीं आ रहा मुझे ये क्या। अब इसको खत्म तो करा दो, वाइंड अप तो करा दो, उसको आंसर तो निकलवा दो अब। हाँ 12.61 समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? देखो 10% में अगर 4% का डिफरेंस है तो वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा कम हो गई है। मुझे कम करनी कितनी थी? 14,340। तो उसके लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 2.61। तो जरा बताओ रिक्वायर्ड इम्प्लिसिट रेट क्या हो गया? अब रिक्वायर्ड इम्प्लिसिट रेट इज इक्वल टू 10 यानी 12.61%। खत्म चर्चा मेरी, ये नोट कर लो। ये मैंने पूरा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर कराया है, वरना इसमें फॉर्मूला होता है एक, बाय यूजिंग इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको कॉन्सेप्ट को। मैंने वो डिराइव ही करा दिया आपको, इसका फॉर्मूला है वरना एक सीधा कि क्या करो आप? ओल्ड रेट 10% प्लस क्या करो? प्लस ये करो। ये कैसे आएगा? ये आएगा 14 माइनस 10% अपॉन दिस माइनस दिस परसेंट इंटू दिस। मतलब उसे फॉर्मूला रखने वाला है, मैंने फॉर्मूला डिराइव ही करा दिया आपको, नोट कर लो उसको।
एग्जाम्पल 2 लिखो इसी में आगे, ये अपने आप करके लाएंगे होमवर्क में। आंसर आपको पता होगा और उसका लिखो एग्जाम्पल 2, यूजिंग द फिगर्स गिवन इन अबव एग्जाम्पल, यूजिंग द फिगर्स गिवन इन अबव एग्जाम्पल, फाइंड वैल्यू ऑफ एसेट, फाइंड वैल्यू ऑफ एसेट। क्या पूछ लिया बेटा मैंने आपसे? ये देखो मैंने ये पूछ लिया, ये सब है और रेट कौन सा है इस बार? 12.6%। तो मुझे आप वैल्यू ऑफ एसेट बताओ कितनी आएगी? कितनी आएगी? 2 लाख की तो आएगी, एग्जैक्ट 2 लाख नहीं आएगी, कुछ थोड़ी बहुत राउंड ऑफ में फर्क आएगा, वरना 2 लाख की तो आएगी, क्योंकि 12.61% आया ही किससे है? 2 लाख से। लेकिन आपको क्या करके लाना मेरे लिए? मेरे लिए ये काम कर लाना आप। इस बार इसमें परसेंटेज कौन सी यूज करोगे? 12.6। तो देखोगे अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 2 लाख के नजदीक ही आएगी, शायद 1,99,000 कुछ आ जाए, या 2,01,103 रुपये, कुछ इस तरीके की फिगर शायद आ जाए। तो डिफरेंस जो आएगा वो भी राउंड ऑफ के वजह से आएगा। बेटा करके आओगे इसे? बेटा बोलो। चलो ये भी नोट करो होमवर्क के लिए। और इसके बाद यूजिंग, ये नहीं होगा, चलो ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब सारी इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट अलग निकालने वाले हैं। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको कर क्या रहा हूँ मैं ये एंट्रियों का इंतज़ाम कर रहा हूँ बस। किसकी बुक्स में बात की मैंने? लेसर की बुक्स में पहली एंट्री ये होनी थी। बोलो बेटा, मैंने अभी सिर्फ इस अमाउंट का इंतज़ाम किया है। अगर रेट दिया है तो क्या करेंगे, रेट नहीं दिया तो कैसे काम करेंगे, उस सब की मैंने चर्चा भी यहां पर की है। अब अगली डिस्कशन क्या आने वाला है? अगली एंट्री ये आएगी। आप मुझसे क्या पूछने वाले हो? सर इंटरेस्ट में क्या लिखें? वो जो 50,000 की किस्त है उसमें इंटरेस्ट कितना है, यही तो पूछोगे मेरे से। वो मैं आपको जवाब दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इतना करिए आज, चर्चा समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।